यदि बात किया जाए 1982 अक्टूबर की, तो अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों के बीच वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन ने एक ऐसा डेटा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनकी मशीन ने दिखाया कि वायुमंडल में जो कि हमारी ओजोन है, ओजोन की मात्रा अचानक 40% कम हो गई है। उन्हें लगा कि मशीन खराब है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नासा के सैटेलाइट इसे जरूर पकड़ लेते। अर्थात उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पे डेटा देख रहे हैं कि 40% जो हमारी ओजोन लेवल है वो कम हो गई, लेकिन सोचा उन्होंने कि हमारी मशीन खराब है। अगर क्योंकि नासा जो है उनके सैटेलाइट जरूर ये जानकारी देते। लेकिन लगातार 3 साल तक उन्होंने अलग अलग मशीनों और जगहों से चेक किया। उन्होंने क्या किया, 3 साल तक लगातार ये काम करते रहे और अलग अलग जगह पे अलग अलग मशीनों की सहायता से उन्होंने चेक किया। लेकिन बार बार उनको नतीजा यही मिल रहा था कि जो है 40% जो है वायुमंडल के अंदर जो हमारा दिखाई दे रहा था कि ओजोन लेयर वो 40% कम हो गई। या कोई मशीन की गलती नहीं थी, या धरती के अंत की शुरुआत की एक चेतावनी थी। तो आइए जानते हैं कि ओजोन होल क्या है, इसकी पूरी क्या सच्चाई है। इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे सफर में हम बात करेंगे कि हम धरती के सबसे बड़े रक्षा कवच की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि वीडियो में कि सिर्फ विज्ञान का यह पार्ट नहीं है, यह एक सर्वाइवल स्टोरी है। अर्थात ऐसा सभी सोचते हैं कि जो हमारा ओजोन लेवल है ये तो केवल एक विज्ञान की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये तो हमारे सर्वाइवल की कहानी है। हम जानेंगे कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों ने आसमान में एक छेद कर दिया, अर्थात कैसे छेद कर दिया उस पर हम बात करेंगे। और हम सबसे अहम अर्थात कैसे पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इस तबाही को रोक सकती है उस पर हम बात करने वाले हैं। अर्थात सारे लोग कैसे मिलकर इस चीजों को रोक सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए समझते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। था तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोन एक्चुअल में होती क्या है। ओजोन की अगर बात किया जाए एक्चुअल में ओजोन क्या होती है, तो दरअसल जो होता है यह एक गैस होती है। ओजोन लेयर की जो हम बात करते हैं तो ओजोन कुछ अलग नहीं होता, ये एक्चुअल में क्या होती है, एक गैस होती है। इसका केमिकल जो फार्मूले की अगर बात करें तो केमिकल फार्मूला जो इसका क्या होता है, O3 इसका फार्मूला होता है। यानी यह ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। अर्थात ऑक्सीजन जो हमारा परमाणु होता है वो, इसमें जब 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिल जाते हैं तो हमारी ओजोन गैस बनती है। आज के लगभग वो जो होता है, आज से अगर देखा जाए तो लगभग वो 600 मिलियन साल पहले धरती के चारों ओर इस ओजोन लेयर का जो है निर्माण हुआ था। कब हुआ था, आज नहीं, आज से 600 साल मिलियन साल पहले जो था पृथ्वी के चारों तरफ इस गैस का निर्माण हुआ था। यह हमारी धरती की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित था। कहां पे अगर देखेंगे तो ये 15 से 35 किलोमीटर की ये जो रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है जहां 90% ओजोन पाई जाती है। अर्थात ये जो आप यहाँ पे एक लेयर देख सकते हैं, ये आपको जो लेयर दिखाई दे रही है अर्थ के चारों तरफ, ये जो है हमारी 90% ओजोन से भरी होती है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, कौन सी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये सूरज यहाँ पे चमक रहा है, तो जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो ऑक्सीजन जो होता है मालिक्यूल से टकराते हैं, जो वह टूटकर ओजोन बनाते हैं। अर्थात क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, ये जो सूर्य का प्रकाश आया तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जो O2 होता है, O2 में क्या होते हैं, दो होते हैं। आप यहाँ पे फिर से देखो, जैसे कि ये समझो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, O2 होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन दो होते हैं। जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पे गिरता है तो ये क्या होता है, दो पार्टों के अंदर टूट जाता है। जैसे दो पार्टों में टूटता है ये एक फिर ऑक्सीजन के पास जाता है, तो एक ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, O2 में दो थे और एक ऑक्सीजन यहाँ से अर्थात O3 बन जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ओजोन गैस का निर्माण होता है। यह बनने वाली और टूटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे जो होता है चैप्कन साइकिल, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चैप्कन साइकिल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ओजोन गैस बनती है।
ओजोन गैस टूट के फिर से 2O2 में, अर्थात ओजोन गैस तो बन रही है, लेकिन ओजोन गैस फिर से सूर्य के प्रकाश में टूटकर O और O2 में टूटती है, वो फिर O2 के साथ में O3 बनाता है। इस प्रकार से लगातार साइकिल चलती रहती है, अर्थात तो ऑक्सीजन गैस ओजोन में बदलती है, ओजोन गैस फिर से जो होता है टूटता है ऑक्सीजन O में बदलता है। इस प्रकार से ये जो होती है साइकिल चलती रहती है, जिसको हम चैपकैन साइकिल कहते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि ओजोन लेयर का मुख्य जो होता है काम हमें सूरज की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से जो आती हैं, अर्थात यूवी जो आती है। अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये सूर्य से जब आती है, इनसे इसका मेन होता है बचाना होता है। सूरज से कई जो होती तरह की किरणें निकलती हैं, इसमें सबसे खतरनाक जो होती है यूवीसी, अर्थात ये अल्ट्रावायलेट सी वाली सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि 100 से 180 एनएम अर्थात की वेवलेंथ जो होती है 100 से 180 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। वहीं पे अगर बात करें तो हमारी ओजोन लेयर जो होता है एक्स रे, गामा रे और यूवीसी किरणों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। और जो ओजोन लेयर यहाँ पे आप देख सकते होती है, ये क्या करती है, बहुत सारी गैसों को रोक देती है। अर्थात तो जो यहाँ पे किरणें आती हैं, चाहे हमारे जो गैसों की अगर सॉरी बात करें, जो किरणें हैं जैसे कि ओजोन लेयर से कौन कौन सी टकराती हैं, जैसे एक्स रे, गामा रे, यूवी, इनको ओजोन लेयर रोक देती है। यूवी जो गैस होती है, ये वाली आप यहाँ पे देखें, यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट बी वाली जो होती है, ये क्या होते हैं, कुछ हिस्सा इसका यूए पूरी तरह धरती तक पहुंच जाता है, इसलिए हम सन स्क्रीन लगाते हैं। और ब्रांड स्पेक्ट्रम सन स्क्रीन में हमें इन्हें यूए और यूवी से बचाती है, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी सन स्क्रीन भी आती हैं जो लगाई जाती हैं। और आप सोचो अगर ये डायरेक्ट किरणें यहाँ पे पहुंच जाए तो देखो हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो ये जो होती है हमारी आंखों के ऊपर था, स्किन कैंसर इनसे हो सकता है। अगर डायरेक्ट ये किरणें पड़ जाए तो सन अर्थात हमारे बॉडी में था स्किन कैंसर हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, आंखों में जो होता सही बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। डायरेक्ट किरणों से आने से बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कुछ और कि ओजोन लेयर जो होता है करोड़ों साल पहले बनी थी। ऐसा नहीं कि आज ओजोन गैस बन गई है, इसका बनने का जो समय है वो करोड़ों साल पहले बनी थी। लेकिन इंसानों को इसके बारे में सिर्फ 200 साल पहले ही पता चला है। कितने साल हो चुके हैं? अभी केवल 200 साल हुए हैं इसको जाने हुए। मार्च 1839 में स्विस वैज्ञानिक क्रिश्चियन सानबाइन ने पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करके, अर्थात पानी, ये देखो वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर जो होता वैज्ञानिक क्रिश्चियन और सानबाइन ने जो है पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक नई गैस की उन्होंने खोज की। अर्थात उन्होंने क्या इसमें जब पास किया तो उनको एक नई गैस मिली। इस गैस से एक अजीब महक आ रही थी। ग्रीक भाषा में इसको सूंघने पे क्या कहा गया? ओजोन कहा गया, इसलिए इसका नाम जो है ओजोन पड़ गया था। ओजोन जैसी इसकी महक आ रही थी तो इसको जो है वहां पे कहा गया ग्रीक में लोग कि ओजोन की महक आ रही, इसलिए इसका ओजोन पड़ गया। यह गैस जो है लगभग 112 सेंटीग्रेड, कितना होता है? 112 सेंटीग्रेड पर गहरा नीला लिक्विड और 193 सेंटीग्रेड पर जो होता ठोस बैंगनी किरण बनाता है। था तो जब 112 सेंटीग्रेड पर ये होती है गैस लिक्विड में, तो ये क्या होती है माइनस में। ध्यान रखो 112 माइनस में हम बात करें टेम्परेचर की, तो माइनस का जब 112 होता है तो ये गहरा जो होता है नीले कलर में कन्वर्ट होती है। वहीं पे जब ये -193 में होती है तो ठोस बैंगनी किरण बनाती है। वहीं पे 1931 में अगर बात किया 21 में सॉरी 1921 में जीएमबी डॉप्सन ने इसे नापने की मशीन बनाई। सामान्य ओजोन लेयर की मोटाई जो होती है वो 300 से 500 डॉप्सन यूनिट होते था, तो इसको नापने के लिए यूनिट रखा गया जिसका डॉप्सन यूनिट नाम होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो ओजोन गैस जो होती है हमारे लिए रक्षक भी है। क्या है? ओजोन गैस जो होती है वो हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से रक्षक का काम करती है। और ये खतरनाक जहर भी है। खतरनाक जहर कैसे है? या इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ है। अर्थात ओजोन गैस दो प्रकार से, एक तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉइजनस जहर अर्थात खतरनाक भी है। तो ये डिपेंड करता है कि ये गैस कहाँ पे है। वायुमंडल की ऊंचाई पर मौजूद जो ओजोन गैस होती है वो हमें रेडिएशन से बचाती है। इसे हम क्या कहते हैं? गुड ओजोन कहते हैं। अर्थात ये हमारी कौन सी है? जो वायुमंडल में ऊपर अवेलेबल है, इसे हम क्या कहते हैं? गुड ओजोन कहते हैं।
वहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब बनने वाली ओजोन गैस जो हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है, अर्थात जो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में या यहाँ पे जो हमारे जमीनी स्तर पे ओजोन गैस बनती है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे हमें चेस्ट पेन हो सकता है, हमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है और स्मोक फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब गाड़ियों का धुआं और फॉसिल फ्यूल सूरज की गर्मी से रिवेक्ट करता है, अर्थात क्या रिएक्ट करता है, तो यह जो होता है बुरी ओजोन बन जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में जो होता है गर्मियों के मौसम में यह प्रमुख वायु प्रदूषक बन जाता है। तो इस प्रकार से गुड ओजोन जो होती है वो अगर देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सोर्स इसका जो होता है नेचुरल जो होता है फोटोलिसिस होता है और ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। वहीं पे बात करते हैं वो बैड ओजोन की, जो कि ग्राउंड लेवल अर्थात पृथ्वी के आसपास पाई जाती है, जो कि व्हीकलों के अर्थात गाड़ियों के पॉल्यूशन से बनती है और ये हमारे टॉक्सिक अर्थात हमारे जो होते हैं लंग्स अर्थात फेफड़ों के लिए जहरीली होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं 1970 के दशक में नासा को डर था कि उनके रॉकेट ओजोन को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन असली दुश्मन हमारे घरों के अंदर का था। अर्थात शुरुआत में लोगों ने सोचा कि जो ओजोन गैस है अर्थात जो रॉकेट आसमान में हम लोग उड़ाते हैं वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओजोन जो लेयर थी उसको नुकसान पहुंचाने वाले हमारे घर थे। देखो अगर यहाँ पे दुश्मन की बात करते हैं, जैसे कि CFC जो गैस होती है, कौन सी CFC जो गैस होती है जिसको हम क्लोरो फ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। या केमिकल जो होता है सेविंग क्रीम, जो कि आपने देखा होगा सेविंग क्रीम होती है इस प्रकार से, सेविंग क्रीम के अंदर हेयर स्प्रे जो होते हैं उसमें, और फ्रीज के कूलेंट में अंधाधुंध इस्तेमाल की जाती है। जो फ्रीज होता है इसका कूलेंट सिस्टम होता है उसके अंदर इसको अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है। जून देखा गया 1974 में 3 वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पेपर छापा, क्या पेपर छापा कि और बताया कि CFC ओजोन को खत्म करेगा। जो CFC गैस है ये जो होती है हमारी ओजोन लेवल ओजोन लेयर जो हमारे उसको डैमेज करें। सबसे खतरनाक बात यह थी कि एक बार वायुमंडल में जाने के बाद CFC की उम्र 40 से 50 साल तक होती है। अर्थात जैसे ये CFC गैस ओजोन में चली जाती है तो ये लगभग 30 से 40 साल तक रहती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जमीन पर जो CFC सुरक्षित कैसे लगते हैं, अर्थात CFC कैसे सुरक्षित लगते हैं, तो लेकिन स्ट्रेप्टोफियर में जाते ही या एक टाइम बम बन जाती है। देखो क्या होता है, जमीन पर जब तक CFC रहती है तब तो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ये स्ट्रेप्टोफियर था वातावरण में जाती है तो ये एक प्रकार से टाइम बम का काम करती है। जैसे जब इस पर सूरज की अल्ट्रावायलेट, देखो ये CFC का फार्मूला है, किसका है, ये मान लो CFC गैस था क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। जब इस पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, क्या गिरता है, देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस पे जब गिरता है तो क्लोरीन गैस का एटम बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे गिरेगा तो ये जो क्लोरीन का एटम यहाँ पे जुड़ा था ये यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जब क्लोरीन का गैस बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्या वहां प्रॉब्लम होती है, तो यह लालच में आकर ओजोन पर हमला करता है, क्योंकि जब गैस यहाँ पे ये बच जाता है तो ये सोचता है क्लोरीन, चलो हम भाई किस पे हमला कर देते हैं, ओजोन गैस पे हमला करते हैं। तो ये ओजोन गैस पे हमला करता है और क्या बनता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देता है, अर्थात ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में तोड़ देता है। देखो ओजोन गैस क्या थी, ओजोन में 3 मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन के, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल्स में से तोड़ दिया तो एक तरफ तो ऑक्सीजन O2 बन गया और जो O बनता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, यहाँ पे आप देखेंगे मोनोऑक्साइड था तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है। इसके बाद क्लोरो मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन आइटम से टकराता है, किससे टकराता है, क्लोरो मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन आइटम से टकराता है, जिससे क्लोरीन फिर से आजाद हो जाता है। फिर क्या होता है, टकराता है फिर क्लोरीन आजाद हो जाता है और यह भयानक लूप जो होता है बन जाता है और क्लोरीन का सिर्फ एक आइटम ओजोन के करोड़ों मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देता है। आप समझो इस प्रकार से क्लोरीन क्या करता है, बार बार लड़ता है, टकराता है और जो ओजोन गैस होती है उसको बार बार बर्बाद करता चलाता है, क्योंकि एक क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर से ये टूट के ऑक्सीजन और क्लोरीन में चला जाता है, फिर ये ओजोन लेयर से रिएक्शन करता है, फिर उसको ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड में तोड़ के क्लोरीन जुड़ के
क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है फिर से ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमारी जो ओजोन लेयर O3 थी वो किसमें टूटती चली जाती है, O2 में अर्थात ऑक्सीजन में बदल जाती है। इस प्रकार से काफी डेंजरस हो जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर पूरी दुनिया सीएफसी का इस्तेमाल कर रही थी तो यह ओजोन होल जो है सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों देखने को मिला? भाई जब गैस तो सभी देश यूज कर रहे थे तो अंटार्कटिका के ऊपर ये होल क्यों देखने को मिला? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा कारण था कि हवा का बहाव जो वायुमंडल के केमिकल्स को ध्रुवों की तरफ धकेलता है। देखो हवा का बहाव जो होता है, जितनी भी हवा होती है वो ध्रुवों की तरफ गैस को ढकेलती रहती है। दूसरा और सबसे मुख्य कारण था पोलर स्ट्रेटो की बादल, अर्थात तो ये विशेष बादल अंटार्कटिका के ऊपर -78 सेल्सियस की भयानक ठंड बनाते हैं जो अंटार्कटिका में ही काम आती है। इस प्रकार से गैसें क्या होती है, यहाँ पे ध्रुवों की तरफ चलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एयर इस प्रकार से बन गया है। इन बादलों की सतह क्लोरीन और ओजोन तोड़ने के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देती है जिससे तबाही कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि वैज्ञानिकों की थ्योरी जो है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 2099 तक सिर्फ 2 से 4% ओजोन खत्म होगी, इसलिए दुनिया बेफिक्र है। कितना है भाई 2000, उन्होंने कहा क्या है कि 2099 तक जो है केवल 2 से 4% ही जो है ओजोन खत्म होगी, इसलिए दुनिया जो है बेफिक्र है। लेकिन जोसेफ फारमैन के अनुसार 1985 के डेटा और नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या किया है? दुनिया को बिल्कुल हिला दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का नक्शा दुनिया को दिखाया गया। असल में यह कोई छेद नहीं है बल्कि ओजोन लेयर का खतरनाक हद तक पतला हो जाना है। अर्थात ये देखा जाए तो ये ओजोन लेयर में कोई भी छेद नहीं हुआ है, बस ये पतली वहां की ओजोन लेयर हो गई। असल में तो जहां सामान्य ओजोन जो होती है वो 300 DU के बराबर होती है, लेकिन वहां पे 1984 तक देखा गया कि ये जो थी 150 DU तक जाकर पहुंच चुकी थी। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो इस खौफनाक सच्चाई के सामने आने के बाद राजनेताओं ने असाधारण फुर्ती दिखाई है। क्या असाधारण फुर्ती दिखाई है कि 1986 में यूनाइटेड नेशन ने में इस पर चर्चा हुई और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया कि यह मानव इतिहास की पहली ऐसी वैश्विक संधि बन गई जिस पर यूएन के सभी 198 देशों ने हस्ताक्षर किए। पूरी दुनिया ने एक स्वर में तय किया कि हम खतरनाक सीएफसी का उत्पादन पूरी तरह बंद कर देंगे। इसके विकल्प के तौर पर इंडस्ट्रीज में HFC अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को अपनाया जाएगा जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और थोड़ा सा आगे बात करें तो संधि के तुरंत बाद परिणाम नहीं दिखे, लेकिन सन 2000 में ओजोन होल अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच गया। लेकिन दुनिया की मेहनत लंग लाई और 1980 के दशक में जहां 8 लाख मेट्रिक टन सीएफसी इस्तेमाल होता था, वही 2014 में वह गिरकर सिर्फ 156 जो है टन रह गया। जनवरी 2023 के यूएन रिपोर्ट के अनुसार ओजोन लेयर अब तेजी से भर रही है और 2040 तक जो है दुनिया भर में ओजोन अपने 1980 के स्तर पर आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और 2045 तक अंटार्कटिका में और 2066 तक अंटार्कटिका में ओजोन होल पूरी तरह गायब हो जाएगा, ऐसा जो है वैज्ञानिक मान के चल रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सीएफसी पर बैन लगाने से हमने अनजाने में एक और बड़ा चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार कर दिया? एक नई स्टडी के अनुसार अगर सीएफसी का इस्तेमाल जारी रखते तो 1999 तक धरती का तापमान 2.5 सेल्सियस और बढ़ चुका होता। हालांकि जो एचएफसी हम अपने इस्तेमाल करते हैं वे ओजोन के लिए तो सुरक्षित हैं, लेकिन वे भयंकर ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो भयंकर जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं जो कि काफी नुकसान है। ये CO2 से हजारों गुना ज्यादा गर्मी सोखते हैं और क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं। इसलिए 2016 में किगाली संशोधन हुआ जिसके तहत सरकारें अगले 30 वर्षों में एचएफसी को भी खत्म कर देने वाली है। कुछ उसके स्थान पे दूसरा नया यूज किया जाएगा। तो ओजोन होल की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख और अहम सीख ये मिलती है कि
5 से 10 साल के भीतर हमने समस्या को तो पहचान लिया और रिसर्च की और पूरी दुनिया ने मिलकर उसका हल निकाल दिया। लेकिन यह शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक उपलब्धि भी रही है। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसी एक और विशाल चुनौती आ चुकी है। ओजोन की जीत साबित करती है कि अगर दुनिया भर की सरकारें और आम लोग इसी तरह एकजुट होकर काम करें तो क्लाइमेट चेंज भी अर्थात सुधर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि हम क्लाइमेट चेंज को भी ओजोन होल की तरह तो सही हरा पाएंगे, सही कर पाएंगे? अपनी राय नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको विज्ञान की सर्वाइवल स्टोरी या रोचक लगी हो तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।